हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और मैं आपका अपना शुभम सर, आपका बायोलॉजी मेंटर, आज सीमा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बेटा, आज हम आपको एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम आपको यहाँ पे ये चीज़ सिखाएंगे कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है क्या। तो इस चैप्टर में हमें पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। अभी तक तो हमें यही लगता था कि ब्रीदिंग क्या है, फिर हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज कैसे करना है, दो शब्दों से मिलकर के बना है। तो हम चैप्टर का नाम डालते हैं बेटा कि ब्रीदिंग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमें यह टॉपिक पढ़ना है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि ब्रीदिंग है क्या। नॉर्मल कंडीशन में हम लोग ब्रीदिंग को क्या बोलते हैं, सांस लेना। तो हम यहाँ पर ब्रीदिंग को क्या कहते हैं, सांस लेना। अगर हम किसी भी तरीके से सांस ले रहे हैं तो शायद यही है हमारे पास ब्रीदिंग। अब यही ब्रीदिंग को हम कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को, या किस तरीके से हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन को, क्या यही सांस लेना है? ये बहुत ही गलत है। क्योंकि क्या है कि जब हम सांस लेते हैं तो कई सारे गैसेस हमारे अंदर आते हैं। हमारे अंदर तो ऐसी मैकेनिज्म तो है नहीं, छन्नी लगा करके हम लोग कहते हैं कि हे ऑक्सीजन केवल तू ही आ। तो यानी हम क्या समझते हैं सांस लेने का मतलब? हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि ब्रीदिंग से पहले हमें एक टर्म पढ़ना पड़ता है, और उस टर्म का नाम है रिस्पायरेशन। तभी हम ये सारी चीजें समझा पाएंगे, ब्रीदिंग क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं सांस लेना किसे है और रिस्पायरेशन किसे कहते हैं। एक टर्म हमें पढ़ना है, रिस्पायरेशन। बिना इसके सब कुछ अधूरा है। बिना इस टर्म के ये चैप्टर, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं शब्द ब्रीदिंग, ये सारी चीजें अधूरी हैं। हम रिस्पायरेशन किसे कहते हैं हम आपको समझा रहे हैं। रिस्पायरेशन का मतलब होता है कंबसन ऑफ फूड। रिस्पायरेशन का मतलब अब क्या समझते हैं आप? कंबसन ऑफ फूड। किसी भी फूड को अगर हम तोड़ रहे हैं, यानी किसी तरीके से ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो यही हमारे पास क्या है, कंबसन ऑफ फूड है। फूड में हमने क्या कहा, जैसे हमने जो डाइजेशन के दौरान खाना खाया था, उस खाने को हमने डाइजेस्ट किया, और डाइजेस्ट करने के बाद हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया। अब उस एब्जॉर्ब फूड को भी हमें क्या करना है, सिंपल फॉर्म में तोड़ना है। और क्यों तोड़ना है, हमारा उद्देश्य क्या है क्यों तोड़ने का? डाइजेशन तो वहां पे हो गया था, फिर अब यहाँ पे तोड़ करके क्या फायदा होगा हमें? तो तोड़ने का मतलब क्या है कि इस कंबसन का मतलब हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये शब्द अगर ना समझ में आए तो एक टर्म आपके लिए है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड का ऑक्सीडेशन क्यों? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू जस्ट रिलीज एनर्जी, जस्ट रिलीज एनर्जी, यानी किसी भी तरीके की एनर्जी को रिलीज करना, यही हमारा कंबसन है। ठीक है, यानी यही हमारा रिस्पायरेशन है। हिंदी में अगर हम बात करते हैं रिस्पायरेशन को, तो उसको हम बोलते हैं श्वसन। मैं फिर एक बार आपसे बोल रहा हूं, क्या श्वसन और सांस लेना बराबर है? क्या एग्जैक्टली सेम टर्म है? तो हम कहेंगे बिल्कुल ही गलत है। ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में डिफरेंस है आपको। श्वसन का मतलब भी हम लोग कह देते हैं कि सांस ले रहे हैं, और जबकि हम सांस लेने को भी कह रहे हैं सांस ले रहे हैं। तो क्या ये अलग अलग शब्द हैं? तो हैं। ठीक है, हाँ, क्या टर्म है अलग अलग? श्वसन का मतलब होता है कि किसी भी तरीके की फूड का ब्रेक डाउन होना। सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं कि जैसे हमने ये कहा, एक एग्जाम्पल, हम बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिया, हमारे पास कोई भी ये फूड है, और इस फूड को हमने क्या किया, ब्रेक डाउन किया। और ब्रेक डाउन करने के बाद ये क्या मिला मुझे, एनर्जी मिला। क्या मिला? एनर्जी। यही हमारे पास है रिस्पायरेशन। अगर यही फूड ब्रेक डाउन हो रहा है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उसे हम एरोबिक रिस्पायरेशन बोलेंगे। और यही अगर फूड ऑक्सीजन के अब्सेंस में हो रहा है,
यही फूड अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है फिर भी क्या एनर्जी निकलेगी, तो कहिए यस सर निकलेगी एनर्जी। यानी एनर्जी दोनों जगहों पे निकल रहा है, बट एक में ऑक्सीजन का यूज हो रहा है और एक में ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंड एक्सचेंज में अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन प्रेजेंट है या अब्सेंस है, इसके बेसिस पे हम रिस्पायरेशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। कैसे डिवाइड कर रहे हैं ध्यान से सुनेंगे। आगे बढ़ते हैं हम रिस्पायरेशन के बारे में। रिस्पायरेशन के बारे में हमने क्या कहा कि अगर किसी भी फूड का कंबसन हो रहा है जस्ट एनर्जी को रिलीज करने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंबसन ऑफ फूड कहेंगे। अब हम आपसे बताना चाह रहे हैं रिस्पायरेशन क्या है। देखिएगा रिस्पायरेशन क्या है। अब हमने ये कहा कि ये रिस्पायरेशन हम पढ़ा रहे हैं आपको, और प्रेजेंस ऑफ एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमने ये कहा रिस्पायरेशन दो तरीके के, एक हमारे पास होते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, एक हमारे पास होते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, और दूसरा हमारे पास होते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। दो तरीके की रिस्पायरेशन होती है, एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन और एक होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन में हमें क्या क्या समझना है, आपको ध्यान सुनना है। यहाँ पे भी क्या करते हैं, हम फूड लेते हैं और फूड का ब्रेकडाउन कर रहे हैं, और क्या रिलीज करने के लिए, एनर्जी रिलीज करने के लिए। बट यहाँ पे किसके प्रेजेंस में, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एरोबिक रिस्पायरेशन। यानी यहाँ पर क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है ऑक्सीजन का। यहाँ पे क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कोई फूड है ये ब्रेकडाउन हो रहा है, और ब्रेकडाउन से क्या मिल रही है मुझे बताइए, एनर्जी मिल रही है। और एनर्जी में किसी भी तरीके की ऑक्सीजन की जरूरत अगर नहीं पड़ रही है तो समझ जाइए वो क्या है, एनारोबिक रिस्पायरेशन है। यानी यहाँ पे भी अगर हमने ये कहा कि विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी किसी भी तरीके की ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है, वो एनारोबिक रिस्पायरेशन होंगे। दूसरा पॉइंट हम समझते हैं, यहां पर क्या होता है कि बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, सॉरी यहां पे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, यानी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। एनर्जी दोनों में रिलीज हो रही है, बट एक में क्या हो रहा है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, और एक में बहुत ही मिनिमम अमाउंट में, यानी लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। यानी एक में क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, और दूसरे में क्या हो रहा है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। अब हम ये समझ सकते हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या डिफरेंस है, और ये बात और याद रखना है, जो रिस्पायरेशन है एक प्रकार का बायोकेमिकल प्रोसेस है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का केमिकल है, प्रोसेस है। केमिकल का मतलब हम एक सिंपल तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, रिस्पायरेशन इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस, कैटाबोलिक प्रोसेस इन विच क्या, ब्रेकडाउन ऑफ, कैटाबोलिज्म का मतलब ही समझते हैं ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड। अब फूड के मामले में हम ग्लूकोज को ले लें तो ठीक ही है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, यानी एनर्जी को रिलीज करने के लिए हमारे पास जो भी केमिकल प्रोसेस होते हैं, कैटाबोलिक प्रोसेस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन बोलते हैं। सिंपल तरीके से दो बातें हमें बताइए, रिस्पायरेशन किसे कहते हैं,
रिस्पायरेशन एक प्रकार का ऐसा कैटाबोलिक प्रोसेस है जिसके दौरान कोई भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है, और यही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब भी ब्रेक डाउन होता है तो मुझे क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। सारा प्रोसेस यानी सारा खेल किसका है? एनर्जी का है। जो एनर्जी रिलीज करता है यही रिस्पायरेशन है। इसलिए हमने क्या बोला, ये एक प्रकार का कैटाबोलिक प्रोसेस है। एनारोबिक और एरोबिक में हमने क्या डिफरेंस बताया? एरोबिक रिस्पायरेशन हम उसे कहते हैं जहां पर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता हो, और जबकि एनारोबिक प्रोसेस उसे हम कहते हैं जहां पर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन ना होता हो। दूसरा पॉइंट हमने ये कहा कि यहाँ पर जहां पर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है वहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और जबकि जहां पर ऑक्सीजन नहीं पाया जा रहा है वहां पे बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ऑक्सीजन हमारे लिए कितना जरूरी है। अब आपके लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट स्टेप बताने जा रहे हैं। अब यहाँ पे ब्रीदिंग की बात आती है। ब्रीदिंग एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। सिंपल तरीके से अगर एक भाषा में बात की जाए कि ब्रीदिंग एक स्टेप हुई। जैसे हमने ये कहा कि यहां पर जो भी ऑक्सीजन लगा वो ऑक्सीजन कहां से आएगा? वो ब्रीदिंग से आएगा। यानी रिस्पायरेशन के दौरान, एरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान यूज होने वाली जो भी ऑक्सीजन होंगी वो कहां से यूज होंगी? बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। बिना ब्रीदिंग के हम ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर सकते। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये हमें ये बात याद रहनी चाहिए कि एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या डिफरेंसेस है। अब हम बताना चाह रहे हैं कुछ बातें और नोट डाल करके याद करना है आपको। क्या याद रखना है? सिंपल तरीके से एक हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं। जैसे ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, मान चलते हैं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो क्या किया? ब्रेक डाउन हुआ। कैटाबोलिक प्रोसेस था, इसने ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद ये किस में हुआ? CO2 में टूटा, और किस में टूटा? H2O में टूटा। और H2O में टूटने के बाद क्या किया? इसने एनर्जी को रिलीज किया। क्या किया? एनर्जी को रिलीज किया। जब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हो रहा है, ये तो कॉमन हो गया, ठीक है। अब ये हम बात आती है कि कॉमन की बात क्या है। अगर यही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ध्यान सुनेंगे, यही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अगर ब्रेक डाउन हो रहा है ऑक्सीजन के अब्सेंस में, किसके अब्सेंस में? ऑक्सीजन के अब्सेंस में, तो क्या क्या हो सकता है? तो ये क्या हो सकता है? ये इथेनॉल भी बन सकता है। क्या बन सकता है? इथेनॉल भी बन सकता है। और ये अगर ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है तो ये लैक्टिक एसिड भी बन सकता है। क्या बन सकता है? लैक्टिक एसिड भी बन सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक रिमार्क डाल करके देखिए ध्यान से, कुछ बातें ध्यान से सुनने वाली हैं। कि अगर हमने ये कहा इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अब्सेंस में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है? पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। किसका? पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। यानी अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन के अब्सेंस की बात करेंगे तो ऑक्सीजन के अब्सेंस में लैक्टिक एसिड भी बन सकता है और इथेनॉल भी बन सकता है। इथेनॉल किसके केस में बन सकता है? ईस्ट के कंडीशन में बन सकता है, और बहुत ही माइक्रोब्स के कंडीशन में बन सकता है। और लैक्टिक एसिड की बात करेंगे हमारे ह्यूमन स्केलेटल मसल्स के अंदर, स्केलेटल मसल्स के अंदर ये लैक्टिक एसिड भी बन सकता है। और जबकि हमने यहाँ पे बताया था ऑक्सीजन की ये प्रेजेंस में अगर हो रहा है तो यानी ये क्या हुआ हमारे लिए? एरोबिक हुआ ना। और ये दोनों क्या हुए? एनएरोबिक हुए। यानी इतनी बात मुझे याद होनी चाहिए एरोबिक और एनारोबिक में। क्लियर? एरोबिक रिस्पायरेशन उसे कहते हैं जहां पर ऑक्सीजन का पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन होता है, और ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन जब भी होगा तो पूरा का पूरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा किसमें? फुल्ली ऑक्सीडेशन, यानी पूरी तरीके से ब्रेक डाउन होगा। जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन अगर अब्सेंस है, एनर्जी तो रिलीज होगी बट क्या होगा कि बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज होगा।
तो ये हमें याद रखना है, यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। जबकि इन दोनों की बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसा ऑक्सीडेशन हो रहा है, पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब भी किसी का होता है तो बहुत ही लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और जबकि ऑक्सीजन के एब्सेंस में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है यानी पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इवन यहाँ तक कि इथेनॉल लैक्टिक एसिड के अलावा एक हमारे पास प्रोडक्ट कार्बन वाले भी बनेंगे, यानी यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं बने हुए तो थोड़ा बहुत CO2 भी रिलीज होगा इनके अलावा, समझ रहे, यहाँ पे कोई और एडिशनल चीजें नहीं है, ये पॉइंट हमें याद रखना है। अब बात आती है हमारे पास कुछ टाइप्स की, बात कर लेते हैं, ध्यान समझेंगे। कुछ टाइप्स में क्या होगा, इधर देखिएगा, हम पहला बात करने जा रहे हैं एनरोबिक रिस्पायरेशन की। एनरोबिक रिस्पायरेशन की, एनरोबिक रिस्पायरेशन की। एनरोबिक रिस्पायरेशन किसे कहते हैं, हमने ये 3 बातें हमें बताई है। अगर किसी भी तरीके का ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन ना हो पूरी तरीके से तो उसे हम क्या कहेंगे, एनरोबिक रिस्पायरेशन। और इनकम्प्लीट क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो 2 बातें हमें बताइए। एनरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है कि एनर्जी तो रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज्ड हो रही है विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, बिना किसी ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन से, उसे हम क्या बोलेंगे, एनरोबिक रिस्पायरेशन बोलेंगे। अब बात आती है दूसरा पॉइंट, बताइए क्या है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड होती है, ठीक है। अब कुछ हमें पास एग्जाम्पल याद आते हैं, एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको। एग्जाम्पल क्या है, इधर देखिएगा, इनके एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल आता है इनका टेप वॉर्म, दूसरा आता है हमारे पास राउंड वॉर्म, ठीक है। टेप वॉर्म एंड राउंड वॉर्म ये दोनों के दोनों इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। कैसे पैरासाइट है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। इंटेस्टाइनल पैरासाइट क्या होता है, ये किसी भी ह्यूमन के बॉडीज में जाकर के होस्ट सेल्स के अंदर रह करके वहां से नरिशमेंट को ले रहे हैं। अब इससे क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, टेप वॉर्म और राउंड वॉर्म, इन दोनों की सबसे खास बात क्या होती है, टेप वॉर्म और राउंड वॉर्म की दोनों की खास बात क्या होती है, ये एक प्रकार के इंटेस्टाइनल हमारे पास एडाप्टेशन होती है। इनके पास क्या होती है, ध्यान सुनेंगे हम क्या बताना चाह रहे हैं। इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स में क्या होता है कि इन इंटेस्टाइन अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन होता है, 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 या फिर 1000 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ही रहते हैं। यानी जब तक ह्यूमन बॉडीज के इंटेस्टाइन में ऑक्सीजन अवेलेबल है तब तक तो ये एरोबिक रिस्पायरेशन कर रहे हैं। बट हमारे पास क्या होता है कि एनारोबिक रिस्पायरेशन में इंटेस्टाइनल के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ही कम होता है, ऑक्सीजन जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, ऑक्सीजन क्या होते हैं, बहुत ही अब्सेंट होते हैं। यानी ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो बहुत ही डिक्रीज होता है, या फिर अब्सेंट ही मान लेते हैं, ठीक है, या फिर हम क्या मान लेते हैं, अब्सेंट ही मान ले। तो ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हुआ यहाँ पे, बहुत ही अब्सेंट हो गया, कम हो गया, या फिर खत्म ही कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं ये लोग, ये राउंड वॉर्म और टेप वॉर्म क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल एडाप्टेशन करते हैं, यानी ये शो करते हैं इंटेस्टाइनल एडाप्टेशन, इंटेस्टाइनल एडाप्टेशन, ये इंटेस्टाइनल एडाप्टेशन करते हैं। ये क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल एडाप्टेशन क्या है, इनका कहना यह है जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं कि जैसे मैं आपके घर गया
और आपके घर का खाना खा रहा हूँ, आपका सारा सामान यूज कर रहा हूँ, मेरे लिए आप क्या हुए? होस्ट हुए, और हम आपके लिए क्या हुए? पैरासाइट हुए। तो अगर मैं आपके घर गया हूं तो मैं आपके ही अनुसार कोशिश करूंगा चलने की। जो आप खाओगे वही हम खा लेंगे, जो आप हमें खिलाओगे प्यार से वही हम खा लेंगे, जो भी कपड़ा दिया हम वो पहन लिए, जो भी नहाने को दिया, साबुन दिया तो दिया, नहीं तो नहीं दिया, फिर भी हम यूज कर लेंगे। तो यानी क्या है कि हम बात करना चाह रहे हैं इंटेस्टाइनल एडाप्टेशन क्या है कि इंटेस्टाइन के अंदर ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से ये जो टेप वर्म और राउंड वर्म होते हैं वो इंटेस्टाइनल एडाप्टेशन शो करते हैं। और इंटेस्टाइनल एडाप्टेशन शो करने के लिए ये एक चीज और कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ये फैकल्टेटिव बना लेते हैं। ये क्या कर लेते हैं? फैकल्टेटिव एनरोब्स हो जाते हैं। फैकल्टेटिव एनरोब्स हो जाते हैं। फैकल्टेटिव एनरोब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज फैकल्टेटिव एनरोब्स? यानी ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक रिस्पायरेशन शो करते हैं, बट अगर उनको ऑक्सीजन ना मिला तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो एनरोबिक रिस्पायरेशन भी शो कर सकते हैं। सपोज दैट मैं आपके घर गया और हमने कहा कि बेटा हमें आज बहुत सारा खाना खाना है, बट आपने कहा कि सर नहीं, मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ एक रोटी है और थोड़ी सी कल की बची हुई दाल है, तो मजबूरी मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मैं एकदम हंस के बोलूंगा कि कोई बात नहीं बेटा, वो बची हुई दाल भी मुझे दे दो, एक रोटी दे दो, मैं इतना ही खाना खाता ही हूँ, जबकि मैं खाने को तो बहुत खाता हूँ। बट आपसे बोला कि मुझे थोड़ा भी खाना खिला देंगे तो मेरा काम चल जाएगा, रात भर गुजर जाएगी। यानी क्या है? फैकल्टेटिव। मैं खाने को तो बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाता हूँ, बट मजबूरी में मैं क्या कर रहा हूँ? आपने हमें जो खिलाया खा लिया, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो यही बात है, जहां पे ऑप्शन अवेलेबल होती है तो वहां पे ये टर्म यूज नहीं किए जाते हैं फैकल्टेटिव। यानी क्या है कि अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो हम फैकल्टेटिव टर्म यूज कर सकते हैं। है एरोबिक बट ऑक्सीजन ना मिला तो एनरोबिक ये अडॉप्ट कर लिए। ये है हमारे पास टेप वर्म और राउंड वर्म। दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल हम आपको समझा रहे हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल, एनरोबिक रिस्पायरेशन का सबसे दूसरा एग्जांपल है हमारे पास एरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट्स नाम तो सुना हुआ लग रहा है, यानी आरबीसी। आरबीसी के अंदर क्या होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है, और आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया ही तो ऑक्सीजन का यूटिलाइज करती है। अब जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तो वो क्या एरोबिक रिस्पायरेशन शो करेगा? नहीं। यानी हम ये कह सकते हैं, एक नोट डाल करके लिख सकते हैं, रिमार्क में क्या लिखेंगे? चलिए देखते हैं रिमार्क में हम क्या लिखना है यहाँ पे मुझे। रिमार्क में क्या होता है कि आरबीसीज के अंदर, इन आरबीसीज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो एब्सेंट होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होने की वजह से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। और जब ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ही नहीं है, इसलिए सो आरबीसी शोज, आरबीसी शोज एनरोबिक, एनरोबिक रिस्पायरेशन। आरबीसी क्या शो करती है? एनरोबिक रिस्पायरेशन शो करती है। सपोज दैट हमने आपसे इससे बेहद अच्छा एग्जांपल कुछ हो ही नहीं सकता एरिथ्रोसाइट्स के लिए। हमने क्या बताया कि हमने ये आपसे कहा कि आरबीसीज के अंदर कोई भी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होती ही नहीं, और आपको पता है ईटीएस जो होती है, क्रेब साइकिल जो चलती है, वो सब के सब ऑक्सीजन से ही चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही चलती है। अब जब यही चीज नहीं चल रही है तो जाहिर सी बात है, अब आरबीसीज को हम ऑक्सीजन के कुएं में भी डाल दें तब भी वो ऑक्सीजन वहां से इनटेक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है। सपोज दैट अगर मैं प्योर वेजिटेरियन हूं तो आप मुझे चाहे जितना स्वादिष्ट चिकन बिरयानी खिला देंगे तो मैं नहीं खाऊंगा। तो सेम यही बात आरबीसी के लिए है। आरबीसी के अंदर जब माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं पाई जा रही है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ऑक्सीजन को
ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है आरबीसी को। अब हम क्या करेंगे, एक बार सवाल आया था नीट में, वो नीट का क्वेश्चन कर लेते हैं। नीट का क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, फॉलोइंग सेल डू नॉट रिस्पायर। ठीक है, यानी कौन सी सेल ऐसी है जो रिस्पायर नहीं करती। अभी तो ताजा ताजा बता दिया क्या नहीं, कौन रिस्पायर नहीं कर रही है। ठीक है, अभी आपको लगेगा सर जी रिस्पायर कर रही है बट एनारोबिक रिस्पायरेशन, बट उस समय का एम्स में क्वेश्चन में पूछा गया था, उस समय का आंसर ये था आरबीसी रिस्पायर नहीं करती। यानी इनका आंसर क्या होगा हमारे लिए, आरबीसी। इनका आंसर क्या होगा हमारे लिए, इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स, या फिर मैं इनको बोल सकता हूं आरबीसी। यानी आरबीसी जो होती है वो हमारे पास वो सेल से रिस्पायर नहीं करती। यानी हम एनारोबिक रिस्पायरेशन की ये कहानी आपको बताना चाह रहे थे। दूसरी कहानी आपकी आती है एनारोबिक रिस्पायरेशन से जुड़ी हुई। आगे बढ़ते हैं, जहां पे ना समझ में आए बेटा आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे। दूसरा पॉइंट आता है हमारे लिए, कुछ बातें और रह गई हैं, वो अधूरी रह गई हैं, वो देखते हैं। अब बात आती है कि जैसे कि ये कोई फूड है, ध्यान सुनेंगे, ये फूड है और फूड के नाम पे आपको पता है मैंने क्या लिया है, ग्लूकोज। ग्लूकोज को मैंने दोनों कंडीशन पर, ग्लूकोज को मैंने दोनों कंडीशन पर क्या रखा है, एकदम अच्छे से रखा है। अब बात आती है कि यहाँ पे भी ऑक्सीजन एब्सेंट है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन एब्सेंट है। अगर ईस्ट के अंदर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ईस्ट के अंदर की, इन ईस्ट, ईस्ट के अंदर, चलो हम पहले बता देते हैं, अगर ऑक्सीजन अगर नहीं है तो क्या होगा, ऑक्सीजन अगर नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पर इथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा, और इथेनॉल के साथ साथ CO2 का ब्रेकडाउन भी निकलेगा। यानी पूरी तरीके से कार्बन हमारे पास कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, तो CO2 मॉलिक्यूल के साथ साथ क्या निकलेगा, कुछ प्रोडक्ट मिलेंगे हमें, और कुछ हमें अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, ये एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। इनका बेस्ट एग्जांपल हमने क्या बताया अभी, ईस्ट बताया। क्या बताया, ईस्ट बताया। इनके अंदर क्या होता है, इथेनॉल बनता है। इथेनॉल ना समझ में आए तो आपको तो ये फार्मूला पता होगा ना, C2H5OH। बेटा केमिस्ट्री तो नहीं आती मुझे, बट इतना ही होता होगा ऐसा कुछ, क्लियर। अब बात आता है यहाँ पे हमारे पास इथेनॉल बना, CO2 बना, फिर एनर्जी रिलीज हुआ, ये किसके अंदर, ईस्ट के अंदर। अब यही ऑक्सीजन अगर नहीं है तो क्या होगा, यही ऑक्सीजन अगर नहीं है तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड भी बन सकता है। लैक्टिक एसिड जो होता है वो 3 कार्बन का होता है, और इनके साथ साथ कुछ CO2 के अमाउंट भी निकलेंगे और कुछ हमारे पास एनर्जी रिलीज होगा। बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये कहाँ होता है ऐसा, तो ये ह्यूमन स्केलेटल मसल्स के अंदर, स्केलेटल मसल्स के अंदर, क्लियर। यानी ये ह्यूमन स्केलेटल मसल्स के अंदर क्या करते हैं, ये एनर्जी को रिलीज करते हैं, बट ऑक्सीजन के एब्सेंस में। हम आपको समझा रहे हैं क्या होता है उस दौरान। अब हम यहाँ पर एक चीज बताना चाह रहे हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की। ये हमारे पास स्केलेटल मसल्स है, सपोज दैट इनमें क्या हुआ, स्केलेटल मसल्स के अंदर हम ऑक्सीजन मान चलते हैं एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर एब्सेंस है तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होता है कि यहाँ पर लैक्टिक एसिड बनता है। ये ऐसे कहा, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो फूड जो भी टूटेगा वो किस में टूटेगा, लैक्टिक एसिड में टूटेगा। किस में टूटेगा, लैक्टिक एसिड में टूटेगा। और यही लैक्टिक एसिड जो होती है वो जा करके डिपॉजिट हो जाती है हमारे मसल्स के अंदर। यानी ये क्या हो जाती है, लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाती है, डिपॉजिट इन आवर मसल्स। ये मसल्स हो जाती है। ये कब होती हैं, ये जब हम वायलेंट एक्सरसाइज करते हैं, ड्यूरिंग
ड्यूरिंग वायलेंट एक्सरसाइज। अब कहोगे सर ये वायलेंट एक्सरसाइज क्या है, तो इसका गलत मीनिंग मत निकालिए। वायलेंट का मतलब क्या होता है कि हमेशा गुस्सैल या फिर हमेशा बहुत ही हाई एनर्जी, नहीं। एक्साइट वायलेंट का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें हमारी इच्छा के बाद अगर हो रहे हों, जैसे अगर मैंने कहा कि मेरी जो क्लास होती है वो मॉर्निंग में 9 बजे से चलती है, 2:30 तक चलती है, यानी मेरे अंदर ये क्षमता है कि मैं 5-6 घंटे बिना कुछ पढ़ा खाए पिए हम मैं ऐसे खड़े रह सकता हूँ। बट अगर कोचिंग वाले ने कहा कि सर जी आज आपकी क्लास सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक होगी, और वाकई में होती भी है, बट अगर उसके अलावा भी बोल रहे हैं कि और रात भर क्लास लेनी है, तो अब हम क्या करेंगे? तो हमारा ब्रेन कहेगा कि शुभम इज्जत की सवाल है, खड़ा तो रहना पड़ेगा तुम्हें। तो वो क्या करता है कि जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती है पैर की, वो हमें कहती है कि तुम पढ़ाओ लगातार, मैं एनर्जी दे रहा हूँ ना, आप बेफिक्र रहिए। तो ऐसे में क्या होगा, वो एनर्जी तो उस समय देता रहेगा, जो सब जुनून है हमारा, बट वो एक दिन बाद पता चलता है कि हमारे मसल्स के अंदर क्रैम्प आने लगते हैं, हमारे मसल्स थकने लगते हैं, तो पेन होने लगता है। तो जब भी ये हमारे मसल्स के अंदर डिपॉजिट होते हैं, तो यही आगे चल करके हम थक जाते हैं, फटीग होते हैं, प्लस हमें थोड़ा बहुत दर्द का एहसास होता है। ठीक है, और ये जो दर्द का एहसास हो रहा है, अब ये क्या होगा? तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सिंपल सा तरीका क्या होता है, 1-2 दिन बाद सही हो जाता है ये, तो अगर नहीं करेंगे तो। बट अगर मुझे इंस्टेंट वो चाहिए, तो रिलीफ चाहिए, तो हम करते क्या है कि एक गर्म पानी लीजिए सिंपल सा, और थोड़ा सा बहुत हो तो नमक डाल लीजिए, पैर उस पर रख लीजिए, पूरा पूरा लैक्टिक एसिड जो होता है लैक्टेट आयन में घुल जाएगा, और वो हमारे मसल से बाहर निकल आएगा पानी में, तो हमें थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत रिलीफ मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि आप कर सकते हैं। बट हमारे यहाँ क्या होता था कि जब भी हमारे माँ बाप अगर थके रहते थे, तो हम लोग क्या करते थे कि पैर हाथ पैर दबाते थे हमसे। हमने भी एक बार तरकीब अपनाई थी, मम्मी से कहा था कि मम्मी हम गर्म पानी कर दे रहे हैं, नमक पानी डाल दे रहे हैं, आप उसमें सही रह जाएंगे। फिर उसके बाद नमक पानी की जरूरत मुझे पड़ी थी, बहुत मारा था उन्होंने, यानी क्या है कि संस्कार भूल गए हो हाथ पैर दबाने में, तो ये सारी बहुत सारी चीजें आई। तो यानी क्या है कि फटीग का मतलब क्या है कि जब पेन होने लगे, तो ये आप साइंस लगा सकते हैं, बट अपनी मम्मी पापा के सामने मत कहना, वो ये नहीं जानती ये सारी चीजें। तो यानी क्या है कि हम जब वायलेंट एक्सरसाइज करते हैं, तो वायलेंट एक्सरसाइज के दौरान हमारे जो मसल्स होते हैं वो सफिशियंट अमाउंट में एनर्जी तुरंत देना चाहते हैं, तो अब हमें सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, और जब हमें सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो लगातार एनर्जी तो रिलीज कर रहे हैं, बट हमारे पास मसल्स के अंदर क्या होने लगता है, लैक्टिक एसिड जमा होने लगती है, और यही लैक्टिक एसिड मुझे थकान और हमारे पास पेन में एहसास दिलाती है। ये बात आती है किसकी, ये एनारोबिक रिस्पायरेशन ही चल रहा है, यहाँ भी ऑक्सीजन एब्सेंस है, यहाँ भी ऑक्सीजन एब्सेंस ही है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इस दौरान इनको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, यानी माइक्रोब्स के कंडीशन में इनको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। अगर यही चीज माइक्रोब्स के अंदर हो रही है, तो इस शब्द को हम किस नाम से जानते हैं, फर्मेंटेशन के नाम से। ठीक है, और आपको पता होगा ये जो CO2 रिलीज हो रही है ना, ये बेकिंग वगैरह में मदद करते हैं, बेकरी में जो आपको पफी अपीयरेंस नजर आते हैं ब्रेड के अंदर, वो यही इवोल्यूशन होता है, हमारे पास ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है, और ये जाकर के ब्रेड को बहुत ही सॉफ्ट महसूस करती है, यानी जो सॉफ्टनेस ऑफ ब्रेड होती है वो CO2 के ही जाकर के वहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, रिलीज होती है। तो ये हमारे पास आते हैं, ये पूरा का पूरा हमारा एनारोबिक रिस्पायरेशन था। ये अभी तक हम पढ़ा रहे हैं आपको क्या, एनारोबिक ही रिस्पायरेशन। ठीक, ये रहा हमारा एनारोबिक रिस्पायरेशन। अब आगे बढ़ते हैं हम एरोबिक रिस्पायरेशन की तरफ। एरोबिक रिस्पायरेशन क्या है देखेंगे ध्यान से, चलिए आगे बढ़ते हैं हम एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन किसे कहते हैं, दो ही बात याद रखनी थी। पहला क्या, अगर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है तब एनर्जी निकल रही है, तो समझ जाइए क्या है, एरोबिक है। यानी हम एक ही शब्द बोले तो ये कह सकते हैं कि जो यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, यूटिलाइजेशन ऑफ
ऑक्सीजन हो रहा है। दूसरा पॉइंट क्या हो, लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही हो, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही हो। अगर लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है तो समझ जाइए वो एरोबिक रिस्पिरेशन ही चल रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अब बात आती है कि जो फूड है, फूड क्या करता है, यहाँ पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये टूटता है CO2 के मॉलिक्यूल में, H2O के मॉलिक्यूल में, और प्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, अब बात आती है कि ये जो फूड है वो क्या लिया था हमने, फूड बताइए, ग्लूकोज लिया था। अब जब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है किसी भी जगह पर तो हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जहां लग रहा है तो वहां पे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होगी। अब बात आती है कि यहाँ पे स्टेप की, अब प्रोसेस की बात की जाए तो हमारे पास एरोबिक रिस्पिरेशन में 3 स्टेप हमें बेसिकली पढ़ने हैं। सबसे पहला स्टेप आता है हमारे पास क्या, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब ये होता है कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लाइकोलिसिस में भी आपको पढ़ना है क्या, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ही पढ़ना है। और अभी तक मैं आपको पढ़ाता ही क्या आया हूं, ग्लूकोज का ही तो ब्रेकडाउन कर रहे हैं हम। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कहां पे, इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। यानी जो ग्लूकोज है वो हमारा 6 कार्बन का है, 6 कार्बन का, और पायरुविक एसिड जो है वो हमारे 3 कार्बन की। तो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल अगर टूट रहे हैं तो 6 ही कार्बन तो हुए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन तो हुआ। अब बात आती है कि यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस होती कहाँ पे है, यही मुझे इंपॉर्टेंट याद रखना था। यानी क्या है कि ग्लाइकोलिसिस होती कहाँ पे है, तो ये साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म के। यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जब भी ग्लाइकोलिसिस की बात आती है तो सबसे पहला इनका साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस होती कहाँ है और ग्लाइकोलिसिस होने का कारण क्या है, तो ग्लाइकोलिसिस होती कहाँ है, साइटोप्लाज्म में। और क्यों होती है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में ये टूटते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि ग्लाइकोलिसिस एरोबिक भी है और एनारोबिक भी है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकती है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो सकती है, और साइटोप्लाज्म में होती है। बट यानी इनमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है में और में नॉट बी रिक्वायर्ड। अगर यहां तक आपको ना दिखाई देता हो तो बेटा कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन की जरूरत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ग्लाइकोलिसिस में। बट अब हम दूसरा जो टाइप बताने जा रहे हैं वो आपको ध्यान सुनना है। एक आपको पढ़ाया जाएगा क्रेब्स साइकिल, एक आपको पढ़ाया जाएगा क्रेब्स साइकिल, और एक आपको पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कई कई जगह पर इनको हम ETC बोलते हैं, ठीक है, और कई कई जगह पे ETS भी सिस्टम बोल देते हैं, ठीक। अब बात आती है कि ये दोनों कहाँ होती हैं, ये दोनों कहाँ होती है, तो ये क्या होती है यहाँ पर, चाहे इसकी मैं बात करूं चाहे इसकी बात करूं, इन दोनों की साइट जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और आपको तो पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड जरूर होती है, यानी ऑक्सीजन मस्ट बी रिक्वायर्ड, बिना ऑक्सीजन के ये चल ही नहीं पाएगा, मस्ट बी, मस्ट लग गया, मस्ट 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 बी रिक्वायर्ड, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और वहां पे ऑक्सीजन रहे या ना रहे फिर भी 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में टूट जाएंगे। तो ये थोड़ा बहुत हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था बेटा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे पास जुड़ने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।